नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा जनसंचार के प्रमुख माध्यम व प्रकार। मित्रों, स्कूल व्याख्याता भर्ती में आपके एक टॉपिक दे रखा है जनसंचार के प्रमुख माध्यम। तो मित्रों, आज हम जनसंचार के प्रमुख जो माध्यम है, उनके जो प्रकार है, उनसे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करें आज के पहले प्रश्न की। और आज की कक्षा का हमारा पहला प्रश्न कि संचार शब्द की व्युत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। संचार शब्द की व्युत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो इसका सीधा उत्तर होगा सम उपसर्ग के साथ में चर धातु में ए प्रत्यय जुड़ने से। यानी जो संचार शब्द है, यह सम चर धातु में सम उपसर्ग जुड़ा और चर धातु में अंत में, यानी चर धातु में ए प्रत्यय जुड़ने से संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है। और मित्रों, हम संचार शब्द के अर्थ की बात करें तो संचार शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूप से चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक भली भांति पहुंचना। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। संचार किसे कहते हैं। संचार किसे कहते हैं। तो मित्रों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है, उसे ही संचार कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं और विचारों का जो आदान प्रदान होता है, उसे ही संचार कहते हैं। अगला प्रश्न, संचार अनुभवों की साझेदारी है, यह कथन किसका है। संचार अनुभवों की साझेदारी है, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम का। मित्रों, याद रखिएगा, ये प्रश्न पिछली बार भी स्कूल व्याख्याता भर्ती में पूछा गया था। तो आप ये कथन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ये कथन किसका है। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जनसंचार से क्या अभिप्राय है। जनसंचार से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर होगा किसी मुद्रित या तकनीकी या फिर यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग तक अपना संदेश पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। यानी कोई भी मुद्रित माध्यम या फिर प्रिंट माध्यम, जैसे पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाएं आदि, तकनीकी या यांत्रिक माध्यम, जिस माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग तक अपना संदेश पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। और मित्रों, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जनसंचार के माध्यमों के वर्तमान में मुख्य रूप से कितने रूप प्रचलित है। यानी जनसंचार माध्यमों के वर्तमान में मुख्य रूप से कितने रूप प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर होगा दो रूप। एक मुद्रित माध्यम, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। यानी वर्तमान में जनसंचार के जो माध्यम है, उनमें से दो रूप, यानी उनके दो रूप प्रचलित है। मुद्रित माध्यम यानी यानी वे माध्यम जिनमें किसी प्रकार की खबरें या भावनाएं या सूचनाएं छप करके लोगों तक पहुंचती है, वह मुद्रित माध्यम। और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अगर खबरें लोगों तक पहुंच रही है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहा जाता है। अगला प्रश्न, जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या है। यानी जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूचना प्रदान करना। जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है सूचना प्रदान करना। दूसरे कार्य की बात करें तो शिक्षित करना। यानी जनसंचार के जो प्रमुख कार्य हैं, उसका दूसरा कार्य है शिक्षित करना, यानी लोगों तक किसी न किसी प्रकार की खबरें पहुंचा करके उनको शिक्षित करना। तीसरा कार्य है मनोरंजन करना। चौथा कार्य है निगरानी करना।
यानी सरकार और समाज के जो भी कार्य होते हैं उन पर निगरानी रखने का कार्य भी जनसंचार के साधन ही करते हैं। अगला कार्य है एजेंडा तैयार करना और पांचवा कार्य है विचार विमर्श करना। और मित्रों, इन सभी की विस्तृत रूप से भी हम चर्चा करेंगे। तो बात करें आज के अगले प्रश्न की, संचार प्रक्रिया के मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व है। मित्रों, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि संचार प्रक्रिया के मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व है। तो मुख्य रूप से इनके 7 तत्व माने गए हैं, तो जिसमें सर्व प्रमुख है स्रोत या संचारक। दूसरा जो तत्व है एनकोडिंग, जिसे कूटीकृत भी कहते हैं और भाषा कोड भी कहा जाता है। तीसरे यानी संचार प्रक्रिया इन्हीं के माध्यम से गुजरती है। सबसे पहले स्रोत या संचारक आता है, फिर एनकोडिंग कूटीकृत या भाषा कोड, तीसरा जो संचार प्रक्रिया का माध्यम है या तत्व है वह है संदेश। अगर चौथे तत्व की बात करें तो वह है माध्यम, यानी वह माध्यम या फिर चैनल है। और मित्रों, अब आगे बात करें पांचवें तत्व की, तो वह है प्राप्तकर्ता या रिसीवर और इसको डिकोडिंग भी कहा जाता है। छठवें तत्व की बात करें तो फीडबैक और सातवां तत्व होता है शोर या बाधा। यानी मित्रों, आप याद रखिएगा कि संचार तत्व के जो प्रमुख यानी संचार प्रक्रिया के जो प्रमुख तत्व है उनमें सबसे पहला स्रोत या संचारक आता है, दूसरा आता है एनकोडिंग जिसे कूटीकृत या भाषा कोड भी कहा जाता है, तीसरा संदेश है, चौथा माध्यम या चैनल है, पांचवा प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, छठवां फीडबैक है, सातवां शोर या बाधा है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, संचार प्रक्रिया में यानी स्रोत या संचारक से क्या अभिप्राय है। यानी संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों में पहला जो तत्व है स्रोत या संचारक से, तो उससे क्या अभिप्राय है। तो मित्रों याद रखिएगा, संचारक अपने किसी विचार या संदेश या भावना को किसी दूसरे व्यक्ति तक जो पहुंचाने वाला होता है उसे ही स्रोत या संचारक कहते हैं। यानी वह व्यक्ति जो अपने किसी विचार, भावना या संदेश को जब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और जो संदेश पहुंचाने वाला होता है उसे ही स्रोत या संचारक कहा जाता है। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया में एन कोडिंग से क्या अभिप्राय है। संचार प्रक्रिया में एन कोडिंग से क्या अभिप्राय है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा संचारक अपने संदेश को जिस भाषा में कूटीकृत करता है उसे एन कोडिंग कहते हैं। यह संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है। यानी संचारक अपने संदेश को जिस भाषा में लिखता है और प्राप्तकर्ता उसे अपनी भाषा में समझ जाए, यानी संदेश भेजने वाला उसी भाषा में संदेश भेजे जिस भाषा में जो प्राप्त करता है वह उसे आसानी से समझ जाए, इस प्रक्रिया को एनकोडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, और मित्रों इसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य है कि सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि प्राप्तकर्ता भी उसी भाषा यानी कूटीकृत से परिचित हो जिससे वह अपना संदेश आसानी से समझ सके। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया में संदेश से क्या अभिप्राय है। यानी संचार प्रक्रिया में संदेश से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर होगा संचार प्रक्रिया में संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है कि वह उसका अर्थ आसानी से समझ सकें। यानी संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचार का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि वह अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। और मित्रों, अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, संचार प्रक्रिया में संदेश को किसी माध्यम के जरिए जब प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी संचार प्रक्रिया में जब स्रोत या संचारक अपने किसी संदेश को किसी माध्यम
के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चैनल या माध्यम। और मित्रों, चैनल या माध्यम की बात करें, ये कौन कौन से? जैसे टेलीविजन के माध्यम से संचारक अपना संदेश दूसरे लोगों तक, प्राप्तकर्ता तक पहुंचा रहा है तो वह उसका चैनल हो गया, जैसे टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन या फिल्म आदि। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया में रिसीवर से क्या आशय है? संचार प्रक्रिया में रिसीवर से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा संदेश को प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहलाता है। यानी सबसे पहली बात तो यही है कि संचारक द्वारा जो संदेश भेजा गया है उसको प्राप्त करने वाला जो होता है उसे ही हम प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहते हैं। और मित्रों, इसमें संदेश को प्राप्त करता उन चिन्हों या संकेतों से अर्थ निकालता है। जैसे संचारक द्वारा किसी प्रकार की सूचना दी गई या कोई भी संदेश उसके पास भेजा गया और उनसे प्राप्त जो संदेश है उनको वह अपने चिन्हों में उन ग्रहण करता है तो ऐसे संकेत चिन्हों को अर्थ निकलता है। यानी इसमें संदेश को प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों से अर्थ निकालता है। इसलिए संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस भाषा कोड से परिचित होना जरूरी है। मित्रों, सबसे प्रमुख बात यही है कि संचारक जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है वह भाषा प्राप्तकर्ता को भी समझ में आनी चाहिए। यानी प्राप्तकर्ता भी उसी भाषा का ज्ञाता होना चाहिए, तभी ये संचार प्रक्रिया है वो सफल मानी जाएगी। अब मित्रों, बात करें अगले तथ्य की। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के निहित अर्थ को समझना डिकोडिंग कहलाता है। यानी संचारक द्वारा जो प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर के पास जो संदेश भेजा गया, अगर वह उसमें निहित संदेश को अर्थ निकाल लेता है, उसको समझ जाता है, इस प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। और मित्रों याद रखिएगा, डिकोडिंग एक प्रकार से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है और वह उसके अनुरूप सकारात्मक या नकारात्मक दोनों में से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी संदेश प्रक्रिया में जब प्राप्तकर्ता को कोई संदेश मिलता है वह उसके अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करके अपने अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक दोनों में से किसी भी प्रकार की अगर प्रतिक्रिया करता है तो उसको संचार प्रक्रिया में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फीडबैक। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया में शोर या बाधा से क्या अभिप्राय है? संचार प्रक्रिया में शोर या बाधा से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर होगा जब संचार प्रक्रिया में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और वह सुचारू रूप से नहीं चल पाती तो इस प्रक्रिया को शोर या बाधा कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा कि जब संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए और हमारी जो संचार प्रक्रिया है उसमें रुकावट हो जाए, यानी वह सुचारू रूप से नहीं चल पाए, तो उसे हम शोर या बाधा कहते हैं। और याद रखिएगा कि शोर या बाधा को नॉइज भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सामान्यतः, यानी मित्रों ये समानता लिख गया, यानी सामान्यतः संचार प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः संचार प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 प्रकार की। और ये 4 प्रकार की कौन कौन से? अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार, जिसे मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। और मित्रों इनके विषय में भी विस्तार से अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। और मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की कि जनसंचार के परंपरागत माध्यम कौन कौन से हैं? जनसंचार के परंपरागत माध्यम कौन कौन से हैं? तो मित्रों जनसंचार के परंपरागत माध्यमों की बात करें तो कठपुतली, कावड़, गवरी और नुक्कड़ नाटक है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी ये पिछड़े हुए थे, इसलिए जनसंचार के लिए लोक माध्यम जो कि परंपरागत लोक कलाओं, नौटंकी, कठपुतली, भजन, कावड़, गवरी, नुक्कड़ नाटक हमारी संस्कृति का हिस्सा बने हुए थे। तो जो कठपुतली है,
कावड़ है, गवरी है और नुक्कड़ है। ये जनसंचार के परंपरागत माध्यमों में माने जाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अपना हमारा अगला जो टॉपिक होगा वह होगा जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, और उसमें हम सब सर्वप्रथम चर्चा करेंगे समाचार पत्रों की, कि समाचार पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं, समाचार पत्र लिखने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। इन सभी का अध्ययन हम अगली कक्षा में करने वाले हैं। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।